मानव के मूल वंश और उसके आदि निवास पर अनेक विद्वान फुटकर लेखों तथा पुस्तकाकार के रूप में अपने विचारों को अध्येताओं के समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं और आज भी यह क्रम जारी है। फलस्वरूप इस विषय पर अनेक भाषाओं में विभिन्न पुस्तकें प्रकाश में आ चुकी हैं। कुछ विद्वानों ने अपनी पूर्व स्थापनाओं की अपरिपक्वता का अनुभव कर बाद में स्वयं ही उसका निराकरण कर दिया है। कुछ विद्वानों के अभिमतों का अन्य विद्वानों ने संयुक्तियुक्त खंडन कर अपना नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। पुरातात्विक उत्खननों और अनुसंधान कार्यों के द्वारा जो नई प्रमाण सामग्री प्रकाश में आ रही है उसको आधार बनाकर इस विषय पर आज भी विद्वानों के पूर्वापेक्षा सर्वथा नए नए विचार देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार मानव के मूल वंश और उसके आदि निवास का यह विषय आज भी विद्वानों की विचारणा का केंद्र बना हुआ है। नमस्कार मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगी आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय। भारतवर्ष का इतिहास जो विद्यालयों में पढ़ाया जाता है उससे पाठकों पर यही प्रभाव पड़ता है कि भारतवासी विदेशियों की संतान है। भारतवर्ष का प्राचीन काल में अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। भारतवर्ष में जो कुछ गौरवपूर्ण है वह विदेशी आगंतुकों की देन तथा जो कुछ गढ़ित लज्जाजनक और तुच्छ है वह यहाँ की मौलिक उपज है। राज्य, व्यापार एवं धर्म विस्तार के उद्देश्य से लिखे गए इन विदेशी इतिहासकारों के उक्त अभिमतों पर आधारित इतिहास के पठन पाठन से जब प्रतिदिन हमारा अपने देश से, अपने आर्य मनुष्यों की सांस्कृतिक धरती से संबंध विच्छेद होता जाता है तो हम अपने को अत्यंत निरुद्देश, निराश्रित एवं नगण्य समझने लगते हैं और तब हमसे क्रमशः अपने दैनिक जीवन, रहन सहन, आचार व्यवहार के लिए पूर्णतः विदेशियों की कृपा दृष्टि पर ही निर्भर रहने की हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। आर्यों के आदि देश के संबंध में भी अधिकतर इतिहासकारों का यही दृष्टिकोण रहा है। इस संबंध में ऐतिहासिक वस्तु स्थिति को उन्होंने काफी तोड़ मरोड़ कर अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया है। फिर भी कुछ इतिहासकारों के अनुसंधान, अध्ययन और मनन की गंभीरता स्तुत्य है, परंतु अपूर्ण मानव से संसार के समस्त देश प्रदेशों को की प्राचीन और अर्वाचीन भौगोलिक एवं सामाजिक स्थिति के संपूर्ण ज्ञान की आशा असंभव है। विशेषकर जब सब इतिहासकार हिमालय के इस अलग पर्वत प्रदेश से प्राय अपरिचित ही रहे हैं, उनसे उसके संबंध में तथ्यपूर्ण सामग्री की संभावना नहीं हो सकती है। यही कारण है कि इस प्रदेश की भौगोलिक एवं सामाजिक अवस्था वैदिक कार्यों की वस्तु स्थिति से कहाँ तक मेल खाती है, इसका गवेषणापूर्ण उल्लेख वर्तमान इतिहासकारों के इतिहासों में अप्राप्य है। सन 1876 के लगभग सर विलियम जोन्स संस्कृत साहित्य के अध्ययन मनन के पश्चात मातृ, पितृ आदि कुछ संस्कृत शब्दों के मौलिक तत्वों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन भाषा शब्दों के बोलने वालों के पूर्वज सजातीय थे और मूलतः एक ही स्थान पर रहते थे। भाषा शब्दों के इस वैज्ञानिक विश्लेषण से भारतीय एवं विदेशी भाषाविदों द्वारा अनेक मतों का आविर्भाव हुआ। अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं से पीड़ित कुछ पाश्चात्य इतिहासकारों का मत है कि यूरोप में यूराल पर्वत से उत्तरी जर्मनी होते हुए अध महासागर तक फैला हुआ मैदान आर्यों का आदि देश था। कुछ इतिहासकार मध्य एशिया में कास्पियन सागर के आसपास आर्य जाति का मूल स्थान मानते हैं। प्राय अधिकांश यूरोपियन इतिहासकार इस मत के समर्थक हैं। लोकमान्य तिलक ने अवर आर्कटिक होम इन द वेदास में बताया कि आर्य उत्तरी ध्रुव में रहते थे। वहां से भयंकर हिमपात के कारण वे इस भूभाग को छोड़कर अन्यत्र चले गए। श्री नारायण पावगी ने फ्रॉम दी
क्रैडल टू वी कॉलिनोस में आर्यों को सप्त सिंधु से उत्तरी ध्रुव में जाने का उल्लेख किया है। महर्षि दयानंद सुमेरु कैलाश के निकट त्रिविष्टम यानी तिब्बत को आर्यों की जन्मभूमि मानते हैं। उनके कथनानुसार त्रिविष्टम से मनुष्य की आदि सृष्टि हुई और आर्य लोग सृष्टि के आदि में कुछ काल पश्चात तिब्बत से सीधे इसी देश में आकर बसे थे। प्रोफेसर बेनफे इससे सहमत हैं। वे लिखते हैं कि आर्य कुछ समय तिब्बत में रहे। वे गढ़वाल और कुमायूं की उपत्यकाओं से होकर भारत में आए। हर्नल और प्रोफेसर वेबर ने भी इसका समर्थन किया है। एटकिंसन साहब ने भी हिमालयन गजेटियस में पृष्ठ 285 मेडिक वैदिक गढ़वाल का महत्व स्वीकार किया है। वे लिखते हैं कि वैदिक विद्यार्थियों को वेदों में आर्यों के ऐसे संस्मरण प्राप्त हुए हैं जो पूर्णतः गढ़वाल पर लागू होते हैं। अलबेरूनी भी हिमालय को आर्यों का आदि स्थान मानता है। उसके कथनानुसार वे वहां से प्रतिकूल जलवायु के कारण आर्यावर्त में आकर और वहां अनेक जाति उपजातियों में बंटकर पीछे अनेक भूभागों में बिखर गए। श्री भगवत दत्त वैदिक वाङ्मय का इतिहास पृष्ठ 136 में विश्व की भिन्न भिन्न आधुनिक जातियों को आर्यों के मूल स्थान हिमालय से निकली हुई मानते हैं। उनके कथनानुसार आर्य हिमालय से सीधे आकर भारतवर्ष में बसे। मध्य एशियावाद के समर्थक मैक्स मुलर साहब इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आर्यावर्त का प्राचीन देश ही गोरी जाति का उत्पत्ति स्थान है। भारत भूमि ही मानव जाति की माता और विश्व की समस्त परंपराओं का उद्गम स्थल है। उत्तर भारत से ही आर्यों का अभियान फारस की ओर गया। सर्वशास्त्री विद्युत में मैनुअल ऑफ इंडियन जियोलॉजी 24-25 में कुमायूं के उत्तर में सिल्यूरियन फॉसिल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुए हैं। कई इतिहासकारों का कथन है कि पृथ्वी के शीतल एवं जीवन के पोषक योग हो जाने के पश्चात सर्वप्रथम मध्य हिमालय के इस समशीतोष्ण शिवालिक पर्वत क्षेत्र में प्रवाहित सरस्वती का तटवर्ती क्षेत्र, जिसका ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तवन है, मानव जीवन का उत्पत्ति स्थल है। श्री अविनाश चंद्र दास ऋग्वैदिक इंडिया में भूगर्भ शास्त्र के अनुसंधानों के आधार पर सप्त सिंधु पंजाब को आर्यों का आदि स्थान प्रमाणित करते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद ने भी आर्यों का आदि देश में सप्त सिंधु पंजाब को ही आर्य जाति का मूल स्थान सिद्ध किया है। श्री जयचंद्र विद्यालंकार अपने इतिहास प्रवेश में लिखते हैं कि भारतीय आर्यों की अपनी अनुश्रुति अर्थात परंपरागत आख्यानों में उनके उत्तर पश्चिम से आने की बात कहीं नहीं है। इसके विपरीत उसमें ऐसी चर्चा है कि वे सरस्वती से कांठे से भारत के अन्य भागों की तरह उत्तर पश्चिम की ओर फैले। साथ ही कैलाश मानसरोवर प्रदेश और मध्य हिमालय के स्थानों की चर्चा भारतीय आर्यों की प्राचीन अनुश्रुतियों में है, परंतु उत्तर भारत में बसने के बाद उन प्रदेशों की ओर फैलने का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि आर्यों की एक शाखा पूर्वी मध्य एशिया अर्थात तारिम कांठे से नए चारागाहों की खोज करती हुई पश्चिमी तिब्बत की ओर बढ़ी और उसके दक्षिण छोर पर पहुंचने के बाद लगभग 3000 ईस्वी पूर्व हिमालय के नीचे उत्तर गंगा यमुना सरस्वती काठी से आई। अलकनंदा गढ़वाल हिमालय के भीतर कश्मीर तक फैल गई। आर्यों के आदि देश के संबंध में उपर्युक्त का निष्कर्ष यह है: पहला यूरोप का उत्तरी मैदान, दूसरा मध्य एशिया, तीसरा उत्तरी ध्रुव, चौथा सप्त सिंधु पंजाब और पांचवा सरस्वती के कांठे अर्थात मध्य हिमालय में बद्रिकाश्रम के निकट सरस्वती नदी का तटवर्ती क्षेत्र, जिसका प्राचीन नाम ब्रह्मावर्त, हेमवंत, कैलाश, सुमेरु, स्वर्ग, गंधमादन, केदारखंड, उत्तराखंड एवं वर्तमान नाम
गढ़वाल है। आर्यों के आदि देश के संबंध में आर्य भाषा, आर्य सभ्यता एवं आर्य संस्कृति की सबसे बड़ी निधि ऋग्वेद है। यह आर्यों का ही नहीं, विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। उसकी यह प्राचीनता सर्वमान्य है। जिस देश में आर्य जाति का यह प्राचीन धर्म ग्रंथ अविच्छिन्न रूप से प्रचलित रहा हो, वही विश्व का प्राचीन देश आर्यों का आदि देश है। कुछ पाश्चात्य इतिहास लेखक आज इससे प्राय उन्हें 3500 से 4000 वर्ष पूर्व का नहीं मानते। वे अपनी धर्म पुस्तक बाइबल के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति को आज से केवल 8500 वर्ष पूर्व मानते हैं। अतः वे उससे पूर्व संसार में किसी भी सभ्यता और किसी भी सांस्कृतिक विकास की कल्पना नहीं करते। किंतु वास्तविकता यह है कि ऋग्वेद आज भी हजारों वर्षों से आर्यावर्त में आर्य जाति द्वारा सबसे अधिक पूज्य एवं प्रतिष्ठित है। भाषा शास्त्रियों के कथनानुसार उसके भाषा, शब्द, व्याकरण और धातुओं की दृष्टि से ईरानी, यूनानी, लातिनी, ट्यूरनी, केंट और स्लाव भाषाओं से मिलते हैं। ये स्पष्ट है कि उनके भाषा शब्दों के बोलने वालों के पूर्वज किसी समय ऋग्वेद के मूल स्थान में रहते थे और वहां से चलकर अलग अलग देशों में फैल गए। कुछ पाश्चात्य भाषाविदों का यह कथन है कि यूरोप की लिथुआनिया भाषा सबसे प्राचीन है, उसमें प्राचीन भाषा का रूप विद्यमान है। इसके उत्तर में होकर आदि विद्वानों ने लिखा है कि आर्यों की भाषा का अत्यंत प्राचीन रूप ऋग्वेद और अवेस्ता में सुरक्षित है। इसके समर्थन में इशाक टेलर ने अपने ओरिजिन ऑफ आर्यन में लिखा है कि आर्य जाति का आदि देश वह है जहां संस्कृत और जेंद बोली जाती थी। लिथुआनियाई साहित्य 18वीं शताब्दी से शुरू होता है, जबकि संस्कृत साहित्य लगभग हजारों वर्ष प्राचीन है। जीवन वैदिक संस्कृत का अध्ययन करने वाले विद्वान मैक्स मुलर इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस में लिखते हैं, आदि मानव से हमारा आशय उन लोगों से है जो आर्य जाति से प्रथम हुए हैं और जो अपने अस्तित्व का चिन्ह अपने पीछे साहित्य में छोड़ गए हैं। तो मेरा विश्वास है कि वैदिक कवि ही आदि मानव है, वैदिक भाषा ही आदि भाषा है, वैदिक धर्म ही आदि धर्म है, और जो बात हमें अपनी जाति के इतिहास में शायद ही प्राप्त हो, उसकी अपेक्षा अधिक आदिम वे ही हैं। अवेस्ता के भाषांतरकार स्पीचल साहब अवेस्ता का अनुवाद द्वितीय भाग में लिखते हैं कि उस वैदिक संस्कृति से जैसी वह वेदों में लिपिबद्ध की गई है, अन्य कोई भाषा अधिक प्राचीन एवं पुराने रूपों वाली आदिम भाषा नहीं है। इस मत के समर्थन में कजन रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जर्नल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में लिखते हैं, प्राचीन फारस वालों ने अपनी भाषा आर्य जाति से प्राप्त की है। वे स्वयं भी उन्हीं लोगों की औलाद थे। ये लोग अपने बंधु बांधवों से अलग होकर पश्चिम प्रदेशों में जा बसे थे या धार्मिक मतभेदों से उत्पन्न गृह युद्धों के कारण अपने आदि देश से निकाल दिए गए थे। भाषा विज्ञान और निवेश विद्या दोनों के आधार पर करजन साहब पुनः लिखते हैं कि आर्यावर्त हमारी जन्मभूमि है, वह हमारा आदि देश है। उसके अतिरिक्त हमारा अन्य कोई उत्पत्ति स्थान नहीं है। भारतवर्ष के प्राचीन आर्य हिंदू किसी अन्य देश से आर्यावर्त में आए हैं, यह कल्पना निराधार है। इसके विरुद्ध ऐतिहासिक तथ्य इस प्रमाण की पुष्टि करते हैं कि प्राचीन जाति का अभ्युदय सभ्यता तथा कला कौशल में उनकी उन्नति उन्हीं के देश की उपज है। इन सब बातों की उत्पत्ति के लिए दीर्घकालीन अवधि अपेक्षित है। मेगास्थनीज लिखता है कि समस्त भारत एक विशाल देश है और उसमें विभिन्न जाति के लोग निवास करते हैं। उसमें एक भी व्यक्ति मूलतः विदेशी वंश से उत्पन्न नहीं है, वरन समस्त भारत के आदि निवासियों की संतान है। फ्रांसीसी विद्वान क्रूजर की घोषणा है कि यदि संसार में कोई देश मानव जाति का जन्म स्थान या मानव जाति की आदि सभ्यता का किरा स्थान होने का सम्मान प्राप्त कर सकता है और जिनके द्वारा विद्या का वरदान जो मानव जाति का पुनर्जीवन है प्राचीन काल के संसार के समस्त धर्मों तक पहुंचाया गया है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वह देश भारतवर्ष ही है।
आज से लगभग 25,000 वर्ष पूर्व जल प्लावन के अंत में आर्यों द्वारा पराजित असुरोपासक आर्यों का दल जो पश्चिम उत्तर एशिया की ओर गया, उसने बर्बर तुरानियों से सांस्कृतिक संबंधों द्वारा असुर राज की स्थापना के बाद आधुनिक यूरोपियन आर्यों को जन्म दिया। यह मत अधिकांश ग्राहक, युक्तिसंगत और अधिक विद्वानों द्वारा मान्य है। अमेरिकन भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर डॉन के कथनानुसार दक्षिण पश्चिम एशिया में ही कहीं सर्वप्रथम मानव जीवन का आविर्भाव हुआ है। विद्वानों का मत है कि स्तनधारी प्राणी एशिया से ही यूरोप आया है। आदि काल में यूरोप के जलवायु मानव उत्पत्ति के सर्वथा अनुपयुक्त था। इतिहासकारों का मध्य एशियावाद भी दोषपूर्ण प्रमाणित हो चुका है। पुरातत्ववेत्ताओं के कथनानुसार अंतिम भौगोलिक युग तक अर्थात 12,000 से 1,000 ईस्वी पूर्व समस्त मध्य एशिया भूमध्य सागर के अनेक दलदलों के कारण मनुष्य निवास के सर्वथा अयोग्य था। अनेक विद्वानों का मत है कि पामीर का प्लेटो भी आर्यों के वसने योग्य कदापि नहीं है। ऋग्वैदिक गृह नक्षत्रों की परिस्थितियों पर आधारित लोकमान्य तिलक की मान्यताएं भी कई वैदिक विद्वानों एवं गणितज्ञों द्वारा अमान्य हो चुकी हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद ने भी आर्यों का आदि देश में लोकमान्य के अनुमानों का युक्तियुक्त खंडन किया है। आर्यावर्त शब्द से जहाँ किसी अन्य क्षेत्र से आने का बोध होता है, वहाँ वैदिक वाङ्मय में आर्य जाति का किसी अन्य देश से यहाँ आने का प्रमाण नहीं मिलता। वस्तुतः आर्य आर्यावर्त में मिले हुए उत्तरी गिरि प्रदेश से तराई के समुद्र सूख जाने के बाद आर्यावर्त में आए थे, अतः उनका किसी अन्य देश से यहाँ आने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रोफेसर टी मुरु अपनी संस्कृत भाषा नामक पुस्तक में लिखते हैं कि भारतवर्ष पर इंडो आर्यन आक्रमण अप्रामाणिक है। ऋग्वेद के मूल पाठ से कहीं कोई ऐसी स्मृति का संकेत तक नहीं है कि वे कहीं बाहर से यहाँ आए हैं। यह सभी वैदिक विद्वान इस बात से सहमत हैं कि वैदिक वाङ्मय में आर्य जाति का किसी अन्य देश से आने का प्रमाण नहीं मिलता। ऋग्वेद के प्रसिद्ध नदी सूक्त में भी आर्यावर्त से 12 किसी अन्य देश की नदियों का नाम नहीं है। नदी सूक्त में वर्णित नदियां जिस प्रदेश में बहती हैं, वही सप्त सिंधु देश आर्यों का आदि देश है। ईस्वी से 5,000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की लिखावटों में वेदों के नामों के उल्लेख से वैदिक सभ्यता की प्राचीनता स्पष्ट है। सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के अवशेषों में प्राप्त लिपि को चित्रलिपि बताते हुए विश्व विख्यात प्राचीन लिपिवद और बेबीलोनियन इतिहास के आचार्य डॉक्टर लैग्डन और डॉक्टर C.F. गॉड ने साइन लिस्ट ऑफ अर्ली इंडिस स्क्रिप्ट में लिखा है कि वे किसी आर्य भाषा के नाम हैं। भारत में आर्य जाति उससे कहीं अधिक प्राचीन है जितना अब तक इतिहास में बतलाया गया। भारतीय आर्य जाति के सबसे अधिक प्राचीन प्रतिनिधि हैं। सिंधु घाटी में प्राप्त उन अवशेषों से यह स्पष्ट हो गया है कि ईसा पूर्व 1700 के लगभग एशिया माइनर में अनातोलिया से होकर आर्यों का अभियान भारत में पहुंचा गलत है। संपूर्णानंद आर्यों का आदि देश में लिखते हैं कि विद्वानों का बहुमत भी यही है कि आर्य नाम उन्हीं लोगों के लिए उपयुक्त है जो भारत के वैदिक काल के आर्यों तथा प्राचीन पारसियों के पूर्वज थे। जो आर्य उपजाति थी उसकी 2 ही निश्चित शाखाएं हुई, एक वह जिसका संबंध भारत से हुआ, दूसरी वह जिसका संबंध ईरान से हुआ। पहले की भाषा संस्कृत, दूसरे की जैल्द या पहलवी थी। पहले का धर्म ग्रंथ वेद, दूसरे का अवेस्ता है। किसी समय यह दोनों एक थे, इसके तो सत प्रमाण है। श्री रामदास गौड़ हिंदुत्व में लिखते हैं कि इन मंत्रों से केवल यह विदित होता है कि जिनके संबंध में यह कथन है वे पहले कहीं और जगह रहते थे। ओक्स, आवर्त, अयन आदि स्थान के सूचक हैं। संभव है कि ओक्स किसी स्थान का रुद्र नाम ही हो।
सनादि ने आर्यावर्त से बाहर किसी स्थान का नाम नहीं बताया है। ऋग्वेद में भी महर्षि जनु और उनकी संतति का उल्लेख हुआ है। जह्नवी नदी उत्तरकाशी टिहरी गढ़वाल के क्षेत्र में भैरव घाटी में भागीरथी गंगा से मिलती है। शंखशेप की जन्मभूमि यही देश है। भारत विश्व का आदि देश है, वह सबकी जननी है। भारत आपको मनुष्य जाति की जननी और हमारी समस्त परंपराओं का जन्म स्थान विदित होगा। इस प्राचीन देश के विषय में जो गोरे लोगों का जन्म स्थान है, हमको वास्तविक तथ्यों का परिचय मिलने लग गया। इस सार्वभौमिक जननी ने अपनी संतति को पश्चिम के अंतिम छोर तक भेजकर हमारी उत्पत्ति से संबंधित अकाट्य प्रमाणों द्वारा हम लोगों को अपनी भाषा, अपना नीति शास्त्र, आचरण साहित्य और धर्म प्रदान किया है। अपनी उष्ण जन्मभूमि से दूर फारस, अरब, मिस्र की यात्रा करते हुए शीत प्रधान और मेघावृत उत्तरी देशों की ओर भी अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए वे लोग भले ही अपना मूल स्थान भूल गए हों, हिमाच्छादित प्रदेशों के हिम से उनका शरीर चर्म सफेद या भूरा ही क्यों न हो गया हो, परंतु जैसे वास्तविक तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार भाषा विज्ञान मानता है कि भाषा शब्दों के प्राचीन रूपों का उत्पत्ति स्थान पूर्व ही है। हम भारत के शब्द शास्त्रियों के समक्ष उनके परिश्रम के लिए आभारी हैं, क्योंकि हमारे वर्तमान भाषा शब्दों के मूल और उनकी धातुओं का पता वहाँ मिलता है। मिस्री, हिब्रू, ग्रीक और रोमन कानूनों पर मनु का प्रभाव स्पष्ट है। ऐसा आर्यावर्त के आर्य रक्त से यूरोपियन जातियां कितनी प्रभावित हैं, उसके समर्थन में एक फ्रांसीसी विद्वान एम लुई जैक्यूलिएट बाइबल इन इंडिया में ऐसा लिखा है। इंडिया इन ग्रीस में भी श्री पोकाक कहते हैं, मानव जाति का वह शक्तिशाली अभियान जिसने पंजाब की अनुल्लंघनीय दीवारों को पार किया, विश्व की नैतिकता की वृद्धि में अपने लोक कल्याणकारी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यूरोप और एशिया की ओर अपने निश्चित राजपथों से होकर बढ़ता गया। पश्चिमोत्तर में सिंधु को पार कर जो उत्पीड़ित मानव समुदाय आया, वह विज्ञान और कला के बीजों को भी साथ लेता गया। ब्राह्मण और बौद्ध धर्म से आज भी एशिया का बृहत्तर भाग प्रभावित है। ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म के दीर्घकालीन संघर्षों से पराजित बौद्ध धर्म अपने उत्पीड़कों से दूर बैक्ट्रिया, फारस, माइनर, यूनान, फेनिशिया और ग्रेट ब्रिटेन को चला गया और अपने प्राचीन ऋषि पूर्वजों की श्रद्धा, आश्चर्यजनक व्यवसाय कुशलता एवं ज्योतिष और तंत्र मंत्र विद्याओं की असाधारण क्षमता भी साथ लेता गया। इस प्रकार इस संसार में ऐसी कोई जाति नहीं है जो धर्म एवं सभ्यता की प्राचीनता के संबंध में हिंदुओं की बराबरी कर सके। मार्टिन साहब अपने भारत के इतिहास में लिखते हैं, जब नील नदी के क्षेत्र मिस्र में पिरामिडों को बने हुए थोड़ा ही समय व्यतीत हुआ था और यूनान और इटली में जो आधुनिक सभ्यता के आगार माने जाते हैं अर्ध सभ्य लोग रहते थे, उस समय भारतवर्ष सर्वसंपन्न और सभ्यता के पूर्ण शिखर पर आसीन हो चुका था। भट्ट साहब टॉट्स राजस्थान में लिखते हैं कि आर्यावर्त के अतिरिक्त अन्य किसी देश में सृष्टि के आरंभ का अनुमान नहीं किया जाता। आदि सृष्टि यहीं हुई, इसमें कोई संदेह नहीं। मेडलिकट और ब्लमफर्ड ने मैनुअल ऑफ जियोलॉजी ऑफ इंडिया में लिखा है कि भारत भूमि से ही प्राचीन काल में समशीतोष्ण तापक्रम के चिन्ह मिलते हैं, अतः यहाँ सर्वप्रथम जीवन शक्ति के आरंभ की पुष्टि होती है। इस प्रकार विभिन्न इतिहासकार विद्वानों के मतों का अनुशीलन करने पर ज्ञात होता है कि आदि मानव का मूल स्थान आर्यावर्त था और वहीं से उसने विश्व के अन्य छोरों से फैलकर अपनी सभ्यता और संस्कृति का विकास किया। इस प्रकार भिन्न भिन्न मतांतरों के बावजूद अनेक भारतीय और विदेशी इतिहासकार आर्यावर्त को ही विश्व की समस्त आर्य जाति का मूल स्थान प्रतिपादित करते हैं।
परंतु आर्यावर्त में आर्यों का आदि देश सप्त सिंधु किस भाग में था, यह विवादास्पद है। अनेक इतिहासकारों ने 5 नदियों के देश पंजाब में एक नदी का नाम ऋग्वेद में वर्णित सिंधु होने के कारण अनेक प्रतिकूल तथ्यों के बावजूद पंजाब को ही सप्त सिंधु घोषित किया है। श्री अविनाश चंद्र दास, श्री नारायण पावगी और डॉक्टर संपूर्णानंद ने भी विविध समाधान द्वारा पंजाब का ही प्रतिपादन किया है, किंतु ऋग्वैदिक सप्त सिंधु के साथ पंजाब की कहाँ तक सामाजिक, धार्मिक एवं भौगोलिक वास्तविकता है। पंजाब के अतिरिक्त आर्यावर्त के किसी अन्य भूभाग में ऋग्वैदिक आर्यों एवं उनके सप्त सिंधु की तथ्यपूर्ण भौगोलिक वास्तविकता प्रमाणित हो सकती या नहीं, इस पर अभी तक कोई तर्कसंगत निष्कर्ष एवं तथ्यपूर्ण खोज नहीं की गई है। कुछ इतिहासकार मध्य हिमालय, तिब्बत, कैलाश मानसरोवर के क्षेत्र को भी आर्यों का मूल स्थान मानते हैं, किंतु इस अलग पर्वत प्रदेश की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक स्थिति से पूर्ण परिचित न होने के कारण उनकी स्थापनाएं अपरिचित एवं अस्पष्ट ही रहकर लोक सम्मत नहीं हो सकी है। स्वर्गीय दयानंद, प्रोफेसर बेनफे, प्रोफेसर बेबर, श्री अटकिंसन, अल्बेरूनी, श्री भगवत, श्री जयचंद्र विद्यालंकार और श्री रामदास गौड़ के उपयुक्त कथनों से जो ध्वनि निकलती है, उसके अनुसार आर्यों का आदि देश पंजाब नहीं वरन मध्य हिमालय में गंगा सरस्वती के आसपास कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र है। भौगोलिक तथ्यों के अनुसार उसी का प्राचीन नाम हिमवंत, स्वर्ग, ब्रह्मावर्त, गुरु, कैलाश एवं केदारखंड तथा वर्तमान नाम गढ़वाल है। इसी को अनेक महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम एवं संधि स्थल होने के कारण सप्त सिंधु भी कहा गया है। वेदों के प्रकार पंडित स्वर्गीय दयानंद, श्री अटकिंसन, श्री जयचंद्र विद्यालंकार आदि विद्वानों ने मध्य हिमालय में कैलाश तक पहुंचकर उक्त क्षेत्र का स्वयं निरीक्षण भी किया है। अतः वहां की आंखों देखी वस्तु स्थिति और ऋग्वेद में वर्णित भौगोलिक तथ्यों के आधार पर उनका अनुमान अधिक बुद्धिगम्य और वास्तविकता के निकट है। हाल ही में श्री हरिराम माना जी ने, जो ऋग्वेद के प्रकांड पंडित हैं, अनेक ऋग्वैदिक उद्धरणों द्वारा आर्यों के आदि देश के संबंध में एक नया रहस्योद्घाटन किया है। उनके कथनानुसार गढ़वाल की अलकनंदा ही ऋग्वैदिक सिंधु है, जिसमें सप्त सिंधु गढ़वाल की सप्त सरिताएं सरस्वती, धौली, मंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, नयार संधि करती हैं तथा ऋग्वेद में वर्णित अन्य 90 एवं 99 नदियां एवं नदी नाले भी मिलते हैं। उनके निष्कर्ष भी अधिक तर्कसंगत और विचारणीय हैं। भूगर्भ विशारदों का अनुमान है कि तिब्बत की ओर हिमालय पर्वत में ऐसे पत्थर मिलते हैं जो पहले वनस्पति और जीव जंतु थे। लद्दाख और कश्मीर के बीच की जास्कर पर्वत श्रेणी में भी इस प्रकार के एक जीव लुम्बिलाइट का पता लगा है, जो किसी समय समुद्र में रहता था। इस विचारधारा के अनुसार हिंदुकुश, अराकान की पहाड़ियां, नागा पहाड़ी और हिमालय का एक बड़ा भाग जिसमें शिवालिक पहाड़ियां भी हैं बाद में बना। लेकिन इस विचारधारा के अनुसार भी हिमालय का एक भाग सबसे पुराना है, जिसके बारे में आज तक पता नहीं लग सका है कि वह किस युग में बना था। वह भाग है गंगा के स्रोत से लेकर गढ़वाल तक का इलाका, जहाँ के पत्थरों में इस बात का कोई पता नहीं लगता कि वहाँ पर कोई समुद्री जीव रहता था। गढ़वाल से लेकर दार्जिलिंग तक ऐसी पर्वत श्रेणी भी मिलती है जो प्राचीन गोंडवाना पर्वत श्रेणी से मेल खाती है। बाकी की बातें इसकी अगली कड़ी में करूँगी। धन्यवाद।